हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आरंभ स्टडी पॉइंट में। आज हम जो है प्रैक्टिस सेट जो है शुरू करने वाले हैं, जो कि रुक्मिणी प्रकाशन का है। टोटल 25 सेट होंगे और एक एक क्वेश्चन को हम देखेंगे और साथ ही साथ इसमें जो है अच्छे से डिस्कशन भी दिया गया है। डिस्कशन के साथ ये सारे क्वेश्चन बनेंगे और हम कोशिश भी करेंगे कि हर क्वेश्चन का जो है डिस्कस करते हुए चले। चाहे थोड़ा समय ज़्यादा लगेगा, लेकिन जानकारी एक क्वेश्चन से आपको कम से कम 5-7 क्वेश्चन की जानकारी आपको हो जाएगी। इससे आपको फ़ायदा ही होगा। हम अगर क्वेश्चन आंसर सिर्फ डायरेक्ट अगर बोलिएगा करते हुए चलेंगे तो 10 से 20 मिनट में 80 क्वेश्चन, बहुत से बहुत हो गया 20-25 मिनट 80 क्वेश्चन निकल जाएगा। लेकिन आपको समझ में सिर्फ क्वेश्चन रट्टा मार हो जाएगा और उससे जो है जानकारी का अभाव भी हो सकता है। कुछ कुछ जानकारी जो है आपको जो क्वेश्चन से मिलेगा वो नहीं मिल पाएगा। इसलिए जो है हम जो डिस्कस दिया गया है वो भी करते हुए चलेंगे। थोड़ा समय लगेगा, आप देखिएगा और इससे आपको बहुत सारे बेनिफिट होने वाले हैं। जो भी डिस्कस में दिया गया है, डिस्कशन किया गया है, वो सारे डिस्कशन हम करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, टोटल 80 क्वेश्चन करेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन को हम देखेंगे क्या है। ऐसे तो ये रीजनिंग का क्वेश्चन है 40 नंबर। जिस प्रकार बोलना संबंधित है मुंह से, उसी प्रकार निम्नलिखित में से कौन सा संबंधित सुनना से है। तो कान होता है किससे? सुनना। मुंह से बोलते हैं, कान से सुनते हैं। मायोपिया क्या होता है? 41 नंबर क्वेश्चन। मायोपिया का दूसरा नाम क्या है? तो मायोपिया का दूसरा नाम होता है निकट दृष्टि दोष। अब एक एक पॉइंट को ध्यान से सुनिएगा, व्याख्यान सहित हम करने वाले हैं और एक एक क्वेश्चन जो है, एक क्वेश्चन से आपको कम से कम 10 क्वेश्चन का जवाब मिलेगा। ठीक है, चलिए ये तो एक क्वेश्चन हो गया। मायोपिया का दूसरा नाम क्या होगा? निकट दृष्टि दोष। दूसरी बात, मायोपिया किसकी बीमारी है? तो आंख का बीमारी है। इसमें क्या होता है? तो इस रोग से ग्रसित व्यक्ति नज़दीक की वस्तु को देख लेता है। नज़दीक की वस्तु जो होगा उसको देख लेगा, लेकिन दूर की वस्तु को वो नहीं देख पाएगा। ठीक है, और इनमें जो है कारण क्या होता है? तो इसमें होता है क्या, नेत्र लेंस की गोलाई जो होती है बढ़ जाती है, लेंस की फोकस दूरी घट जाती है और लेंस की क्षमता बढ़ जाएगा। लेंस का क्षमता बढ़ेगा, फोकस दूरी बढ़ेगा, गोलाई बढ़ेगा और इसके कारण वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर न पड़कर रेटिना से पहले बनता है। आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि कौन से दोष में जो है रेटिना से पहले बन जाता है प्रतिबिंब? वो होता है मायोपिया या निकट दृष्टि दोष में। प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बनेगा, ना बनकर रेटिना से पहले बन जाता है। ये समझ गए? 4-5 क्वेश्चन तो हो गए होंगे। और अगला है कि निकट दृष्टि दोष को निवारण करने के लिए कौन सी फोकस दूरी का उपयोग करते हैं? फोकस दूरी के लिए अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। इसमें सिर्फ एक ही पॉइंट आपको याद रखना है यहाँ से कि जैसे ही निकट बोले, निकट में देखेंगे तो कितना अक्षर? 3। अब निकट को 3 के बाद क्या होता है? 4। 4 किस में आएगा? अवतल में। निकट के लिए अवतल। ठीक, अब दूर है, दूर में देखिए कितना? 2। 2 है, 2 के बाद कितना? 3। अब 3 में किस में होता है? तो उत्तल में। तो दूर के लिए उत्तल, ये याद रखना है। दूर के लिए कौन? उत्तल। ये क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं कि किसके निवारण के लिए कौन सा लेंस आप उपयोग करते हैं? दूर के लिए उत्तल और नज़दीक के लिए मतलब निकट के लिए अवतल लेंस। ये 4-5 क्वेश्चन तो आपको हो गए, ये तो ये समझ गए आप। और यहाँ पर आपको बहुत बार पूछा भी जाता है, जैसे कि आपको मायोपिया यहाँ पर दे दिया निकट दृष्टि दोष के लिए, उसी प्रकार आपको दे देगा हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया होता है दूर जो है दूर दृष्टि दोष के लिए। ये नाम पूछ देगा कि हाइपरमेट्रोपिया किसको कहा जाता है? तो दूर दृष्टि दोष को कहा जाता है। देखिए, एक स्वस्थ जो मनुष्य होगा, एक स्वस्थ मनुष्य के लिए 25 सेंटीमीटर होता है न्यूनतम दूरी, जो कि स्पष्ट दृष्टि के लिए 25 सेंटीमीटर की न्यूनतम दूरी स्पष्ट दृष्टि के लिए होता है। ये देखने के लिए 25 सेंटीमीटर, बहुत बार क्वेश्चन 25 सेंटीमीटर वाला पूछा गया है, बहुत बार। और दूसरा बात है कि जरा दृष्टि दोष, एक होता है जरा दृष्टि दोष के निवारण के लिए द्विफोक्सी लेंस का उपयोग करते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन आपको पता लग गया होगा कि 41 नंबर में हमने व्याख्या इसकी पढ़े तो कितने क्वेश्चन बन गए। एक आंख के बारे में जाना तो एक निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, ये सारे बात हमने पढ़ ली। ठीक है, चलिए अब जरा दृष्टि दोष सबकी बातें में हमने अभी पढ़ा। अब हम जो है 42 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 42 नंबर क्वेश्चन, प्रत्येक किलोग्राम पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल लगभग होता है कितना होता है? प्रत्येक किलोग्राम पर गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है पृथ्वी का 10 न्यूटन होता है। 10 N मतलब न्यूटन। देखिए, गुरुत्वाकर्षण बल भार के बराबर होता है। क्या होता है?
गुरुत्वाकर्षण बल भार के बराबर होता है। यहाँ पर भार जो होता है वेट ये जो होगा m गुने g ग्राम, तो ये होगा, और 1 गुने बाय 10 बराबर 10 n। ये ऐसे सूत्र होता है, 1 गुने 10 बराबर 10 n, 10 न्यूटन। तो उत्तर क्या हो जाएगा 10 न्यूटन। और इसमें जी का मान होगा, ये आप ध्यान से सुनिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछता है, जी का मान पूछ देगा, जी का मान बताइए क्या होता है। तो जी का जो है प्रमाणिक मान होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जी का मान होता है। 9.8 8 नहीं 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन हम करेंगे, उससे पहले कुछ और बातें हैं, देखिएगा इसमें और कुछ बातें हैं कि सर्वप्रथम को न्यूटन ने 1686 में यह बताया कि ब्रह्मांड में स्थित प्रत्येक पिंड दूसरे पिंड को अपनी ओर आकर्षित करता है, न्यूटन के द्वारा 1686 में। उससे पहले भी गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त ने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर आकर्षित होती है। किसने बताया था? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया कि न्यूटन से पहले कौन गणितज्ञ था, बताया था कि पृथ्वी की ओर जो है गुरुत्वाकर्षित होती है सभी वस्तुएं, तो वो ब्रह्मगुप्त थे। अब देखिए एक क्वेश्चन यहाँ पर और बनता है, जी का मान जो है निम्न रूप से प्रभावित होता है, आप इसको समझिएगा, जो निम्न प्रकार से है। पहला कि पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान घटता है, ऊपर जाइए या नीचे आइए जी का मान घटेगा, ठीक है। और पृथ्वी के ध्रुव पर जी का मान महत्तम होता है, ध्रुव पर जो होगा ऊपर में उसका मान क्या होगा? महत्तम होगा। और विषुवत रेखा पर जी का मान न्यूनतम होगा, यहाँ पर क्या होगा? न्यूनतम होगा। और पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ने पर जी का मान विषुवत रेखा पर कम होता है, जैसे ही घूर्णन गति बढ़ेगा वो जी का मान क्या होगा? विषुवत रेखा पर कम होगा जी का मान। और पृथ्वी के घूर्णन गति घटने पर जी का मान विषुवत रेखा पर बढ़ जाएगा, घटेगा तो बढ़ जाएगा, अगर बढ़ेगा तो घट जाएगा, मतलब कम हो जाएगा। जी का मान घूर्णन गति बढ़ेगा तो जी का मान विषुवत रेखा पर कम हो जाएगा, और घूर्णन गति जो है घटेगा, जी का मान विषुवत रेखा पर बढ़ जाएगा। कितना क्वेश्चन यहाँ पर था ये आप समझ गए होंगे, इतना क्वेश्चन यहाँ से बनता है, और सारे के सारे का क्वेश्चन का जवाब आपने यहाँ पर देख लिया कि एक क्वेश्चन से कितना क्वेश्चन बनता है। एक क्वेश्चन का जवाब और है यहाँ पे कि सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का प्रायोगिक मान सबसे पहले हेनरी जो है कैवेंडिश 1788 में दिया था, ठीक है। हेनरी कैवेंडिश 1788 में दिए थे सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का प्रायोगिक मान सबसे पहले, ठीक है। चलिए अब जो है हम 43 नंबर पर चलेंगे। देखिएगा 43 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सूर्य के प्रकाश में कितने रंग होते हैं? ये तो जानते हैं कि 7 रंग होते हैं। कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। जब सूर्य का प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वह अपवर्तन के पश्चात प्रिज्म के आधार की ओर झुक जाता है, इसके साथ साथ विभिन्न रंगों के प्रकाश में बढ़ जाता है, और इस घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। दूसरा पॉइंट कि प्रकाश के भिन्न रंगों की तरंगदैर्घ्य क्या होती है? भिन्न भिन्न होती है, और सूर्य के प्रकाश से प्राप्त रंगे में बैगनी रंग का विक्षेपण सबसे अधिक और लाल रंग का विक्षेपण सबसे कम होगा। अगर तरंगदैर्घ्य पूछेगा तब तो उल्टा हो जाएगा, अगर विक्षेपण पूछेगा तो बैगनी का सबसे ज़्यादा, ठीक है, बैगनी का सबसे ज़्यादा, लाल का सबसे कम, विक्षेपण लाल का सबसे कम, बैगनी का सबसे ज़्यादा विक्षेपण में। अगर कहेगा तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा, लाल का सबसे कम, बैगनी का। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, याद रखिएगा। हमने 3-4 क्वेश्चन यहाँ पर देख ली। 44 देखिएगा, निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग विद्युत प्रवाह के मापन के लिए किया जाता है, चाहे वह दिष्ट धारा हो या प्रत्यावर्ती धारा? तो किसका
किसका उपयोग आप करते हैं, तो वो होता है एमीटर। एमीटर का उपयोग जो है आप विद्युत प्रवाह के मापन के लिए करते हैं, चाहे वो दिष्ट धारा हो या प्रत्यावर्ती धारा हो। हाइग्रोमीटर का उपयोग किसमें करते हैं, तो वायुमंडलीय आर्द्रता मापने के लिए हाइग्रोमीटर का उपयोग करते हैं। और पौधों में वाष्पोत्सर्जन दर को मापने वाला यंत्र जो होता है वो पोटोमीटर होता है। क्या था, वो पोटोमीटर होता है। और द्रव के घनत्व तथा प्रसार गुणांक का मानक करने मापन करने वाला यंत्र को पाइकोनोमीटर कहते हैं, पाइकोनोमीटर कहा जाता है। और समय का सही अवधि बताने वाला यंत्र को स्टॉप वॉच कहा जाता है। और चित्रों को पर्दे पर प्रक्षेपण के लिए प्रयोग की जाने वाली उपकरण को एपिडायस्कोप कहा जाता है। और पायरोमीटर ऊंचे ताप के मापने वाला यंत्र होता है। पायरोमीटर क्या होता है, ऊंचा जो ताप होगा उसके मापने वाले यंत्र होते हैं। और वाट मीटर किसी विद्युत लोड द्वारा ली जा रही विद्युत शक्ति को मापने वाला प्रयुक्त होता है। वाट मीटर का उपयोग, चारों के चारों ऑप्शन का भी डिस्कशन हुआ, साथ ही साथ जो है बहुत कुछ जानकारी आपने यहाँ पर देखा। पायरोमीटर, वाट मीटर, हाइग्रोमीटर और एमीटर। यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है हाइग्रोमीटर किसके लिए होता है, तो आपने देखा कि वायुमंडलीय आर्द्रता मापने के लिए हाइग्रोमीटर। वाट मीटर तो विद्युत लोड के लिए। पायरोमीटर का उपयोग क्या करते हैं, ऊंचे ताप के लिए। एमीटर का उपयोग क्या करते हैं, तो विद्युत प्रवाह के मापन के लिए, दिष्ट धारा हो या प्रत्यावर्ती धारा। ये 44 नंबर का क्वेश्चन का हो गया। थोड़ा समय लगेगा, हम आपसे कहेंगे कि समय भले दीजिए लेकिन क्वेश्चन का जो है धज्जियां उड़ा दीजिए। एक क्वेश्चन से आपको बहुत सारे क्वेश्चन बनने वाले हैं। चलिए ध्यान से सुनिएगा। 45 नंबर, ऐसे तो एक दो करते हुए हम चल जाएंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा नहीं लगेगा तो बोलिएगा, एक दो करते चले जाएंगे। ABCDE या जो होगा वो सब करते हुए, सिर्फ आंसर बताते हुए हम सेट करवा देंगे। लेकिन अगर डिस्कस इसमें है तो डिस्कस कर लेंगे तो आपको फायदा होगा। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। थोड़ा हम जो है अगर कहेंगे तो इसमें एक पार्ट को जैसे कि 80 क्वेश्चन है तो 40-40 करके 2 पार्ट कर देंगे। 2 पार्ट कर देंगे, नहीं तो एक पार्ट में 1 से सवा घंटा 2 घंटा का वीडियो हो जाएगा। चलिए 45 नंबर देखिएगा। 45 नंबर के डैश एक उपकरण है जिसका उपयोग विद्युत सर्किट में दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभवांतर के मापन के लिए किया जाता है। वो कौन सा सर्किट है, तो वो वोल्ट मीटर। अभी तो आपने पढ़ा कि वोल्ट मीटर एक उपकरण है जिसका उपयोग विद्युत सर्किट में दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभवांतर के मापने के लिए किया जाता है। ए मीटर या आमीटर जो होता है विद्युत धारा के परिमाण मापने वाला यंत्र होता है ए मीटर। और जो है अमीटर विद्युत धारा को एम्पियर में मापता है। किस में मापता है, एमीटर विद्युत धारा को एम्पियर में मापता है, इसीलिए एम्पियर मीटर भी इसे कहा जाता है, एमीटर को। और गैल्वेनोमीटर किसी परिपथ में विद्युत धारा का पता लगाने वाला यंत्र होता है। गैल्वेनोमीटर क्या होता है कि किसी विद्युत में विद्युत धारा का पता लगाने वाला यंत्र गैल्वेनोमीटर होता है। अब 46 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि सूर्य के प्रकाश की लाल और हरे रंग की तरंगदैर्घ्य के अलावा महासागरों में जल के अणुओं द्वारा सूर्य के प्रकाश के अन्य कौन से रंग की तरंगदैर्घ्य अवशोषित की जाती है। इसमें भी क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन बनने वाले हैं, सुनिएगा। इसमें तो अवशोषित किया जाएगा वो पीला होगा। क्या होगा, अवशोषित तरंगदैर्घ्य पीला किया जाता है। सूर्य के प्रकाश की लाल और हरे रंग तरंगदैर्घ्य के अलावा महासागरों में जल के अणुओं द्वारा सूर्य के प्रकाश के अन्य रंग पीला रंग जो होता है, पीले रंग की तरंगदैर्घ्य अवशोषित की जाती है। और जिस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है उसका प्रकीर्णन क्या होता है, कम होता है। हमने ऊपर में आपको बता दिया था कि तरंगदैर्घ्य अगर कहेगा ज़्यादा तो उसका प्रकीर्णन कम। जैसे लाल का तरंगदैर्घ्य ज़्यादा, प्रकीर्णन क्या होगा, कम होगा। बैंगनी का तरंगदैर्घ्य क्या होता है, कम होता है, तो प्रकीर्णन क्या होता है, ज़्यादा होता है। ये याद रखना है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है और क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रकाश की तरंगदैर्घ्य को किससे मापते हैं, तो एंगस्ट्रॉम में मापते हैं। ऐसे इसका जो है ये देखिए, ये होता है, आप ऐसे व्यक्त भी करते हैं। एंगस्ट्रॉम में आप तरंगदैर्घ्य को मापते हैं। तरंगदैर्घ्य बराबर 1 एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है, आपसे ये भी पूछ जाता है 1 एंगस्ट्रॉम बराबर कितना, तो 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10-10 मीटर, ये हो गया। और यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछे, देखिए यहाँ पर कुछ बातें एंगस्ट्रॉम में है। तो बैंगनी का जो है तरंगदैर्घ्य कितना होता है, 3969 एंगस्ट्रॉम होता है। नीला का कितना, 4861 होता है। पीला का 5893 और लाल का सबसे ज़्यादा 6563 एंगस्ट्रॉम होता है। बार बार क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। चलिए अब हम आगे चलेंगे 47 नंबर पर।
47 नंबर क्वेश्चन है कि कॉर्निया के पीछे पाए जाने वाले उत्तक के रंगीन वलय को किस नाम से जाना जाता है, जो पुतले के आकार को समायोजित करके आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। वो किस होता है, किस प्रकार से? तो ये आइरिस होता है। क्या होता है? ये आइरिस होता है। कॉर्निया के पीछे पाए जाने वाले उत्तक के रंगीन वलय को आइरिस नाम से जाना जाता है, जो पुतले के आकार को समायोजित करके आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। कॉर्निया नेत्र का बाह्य उभार होता है। आप जानते हैं ना, बाह्य उभार आँख वाला, ऐसे करके जो आप देखते हैं कि एक मिनट, आँख जो हम बनाते हैं ना, तो ये जो भाग होता है ऐसे देखते हैं, ये जो होता है कॉर्निया होता है। मछली बन गया, चलिए कोई बात नहीं, तो ऐसे होता है, ठीक है। तो आँख को आप ऐसे बनाते हैं और यही होता है। और कॉर्निया नेत्र का बाह्य उभार होता है, इसी के द्वारा प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है। नेत्र का आइरिस भाग कैमरे के डायफ्राम की भांति कार्य करता है। जन्म के लगभग 4 महीने बाद मानव शिशु में अश्रु ग्रंथियां सक्रिय होती है। ये क्वेश्चन पूछा गया है। और है कि शरीर के अनुपात के आधार पर हिरण में सबसे बड़ी आँखें होती हैं और रतौंधी में रोग शलाकाओं में रोडोस्पिन की कमी से होती है। रतौंधी में रोग शलाकाओं में रोडोस्पिन्स के कमी के कारण होता है। मुर्गे के दृष्टिपटल में केवल शंकु कोशिका पाए जाते हैं। मुर्गे के दृष्टिपटल में क्या पाया जाता है? शंकु कोशिका पाया जाता है। ये आपका व्याख्यान था। आगे चलेंगे 48 नंबर। 48 नंबर है कि कोयले का जलना डैश अभिक्रिया का उदाहरण है। तो कोयले का जलना जो है ये संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण होता है, ठीक है। और कोयला जलकर वायु के ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर CO2 बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। कोयले क्या करता है? कोयला जलकर वायु के ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है और CO2 बनाता है। C+O2 इक्वल टू C, मतलब कि इक्वल टू नहीं बनता है जिससे, तो CO2, ठीक है, ये बन गया। अब है कि कोयले में मुख्य रूप से कार्बन होता है। क्या होता है? कोयले में मुख्य रूप से कार्बन होता है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया। कोयले में क्या? मुख्य रूप से कार्बन। मृत वनस्पति के धीमे परिक्रम द्वारा कोयले में परिवर्तन हो जाता है। मृत वनस्पति जो है, पेड़ पौधे जो होते हैं जो दब जाते हैं, वो धीरे धीरे जो है परिवर्तन होता है, तो वो कोयला बनता है और जिसको क्या कहते हैं? कार्बनीकरण कहते हैं। कोयले को जीवाश्म ईंधन के नाम से भी जाना जाता है और वायु में गर्म करने पर कोयला जलता है और मुख्य रूप से कोयला कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करता है। कोयले का उपयोग जो है बॉयलरों, इंजनों और भट्टियों में ईंधन के रूप में किया जाता है, कोल गैस बनाने में, धातु क्रम के अवकारक के रूप में तथा कई रासायनिक पदार्थों का निर्माण में किया जाता है। मुख्यतः कितने प्रकार के कोयले होते हैं? तो 4 प्रकार के होते हैं। पीट होता है, लिग्नाइट होता है, बिटुमिनस होता है और एंथ्रासाइट होता है। पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस और एंथ्रासाइट। लिग्नाइट को जो है भूरा कोयला कहा जाता है। आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि लिग्नाइट को क्या कहते हैं? तो भूरा कोयला भी कहा जाता है। सबसे अच्छा कोयला क्या होता है? सर्वोत्तम कोयला होता है एंथ्रासाइट, सबसे सुंदर कोयला, सबसे अच्छा कोयला। और बिटुमिनस कोयला इंजन में जलाने तथा कोल गैस बनाने में काम आता है। बिटुमिनस किस में आता है? कोयला इंजन में जलाने तथा कोल गैस बनाने में काम आता है बिटुमिनस। ये 48 का व्याख्यान आपने देखा और बहुत ही क्वेश्चन यहाँ से आपको बने होंगे। अब है 49 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक अम्ल क्षारक संकेतक नहीं है? इसमें जो है डी नंबर अजवाइन के पत्ते जो हैं, अजवाइन के पत्ते प्राकृतिक अम्ल क्षारक के संकेतक नहीं हैं। प्राकृतिक अम्ल क्षारक के संकेतक कौन कौन से हैं? पेटूनिया के पत्ते हैं, लाल गोभी के पत्ते हैं और जीरेनियम के फूल हैं। ये सभी के सभी जो हैं किसके हैं? प्राकृतिक अम्ल क्षारक के संकेतक हैं। और अम्ल क्षारक सूचक रंजक या रंजकों के मिश्रण होते हैं, जिनका उपयोग अम्ल एवं क्षारक की उपस्थिति को सूचित करने के लिए किया जाता है। विलयन में H प्लस आयन के निर्माण के कारण ही पदार्थों की प्रकृति अम्लीय होती है। विलयन में OH- आयन के निर्माण से प्रकृति जो है OH- के निर्माण से पदार्थ की प्रकृति क्या होती है? क्षारीय होती है। प्लस अगर हो जाएगा तो अम्लीय होगा और माइनस अगर हो जाएगा तो वो क्षारीय होगा। ये याद रखना है, विलयन में क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। अब कुछ बातें जो हैं यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सिर्फ सुनिएगा। ध्यान से सुनिएगा तो एक भी क्वेश्चन यहाँ से नहीं छूटेगा। जो पूछेगा, जो
सॉल्व में उससे। तो नीला लिटमस पत्र, अगर नीला लिटमस पत्र जो है उसमें अम्ल का रंग क्या हो जाएगा, तो लाल हो जाएगा। नीला में अम्ल का रंग लाल होगा, क्षार में कैसा होगा, अप्रभावित होगा नीला का। और लाल का क्या होगा, तो लाल का अम्ल में अप्रभावित होगा, वहीं पर यह क्षार में नीला हो जाएगा। याद रखेंगे, नीला लिटमस पत्र अम्ल मिलाएंगे तो लाल हो जाएगा, क्षार का रंग क्या हो जाएगा, अप्रभावित हो जाएगा। और लाल लिटमस में अम्ल में अप्रभावित और क्षार में नीला। मेथिल ऑरेंज जो होगा वो अम्ल में लाल होगा और क्षार में क्या होगा, पीला होगा। और फिनोफ्थेलीन जो होगा वो अम्ल में रंगहीन होगा और क्षार में गुलाबी होगा। ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। हो गया ये क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन था, हो गया। अब है 50 नंबर। ये 50 नंबर है, तो 50 नंबर का है कि कृत्रिम फाइबर आसानी से आग पकड़ लेते हैं, परंतु अग्निशमन कर्मियों की वर्दी को अग्नि प्रतिरोधी बनाने के लिए इस पर डैश प्लास्टिक की कोटिंग की जाती है। तो इसमें मेलामाइन की कोटिंग की जाती है। क्या होता है, मेलामाइन। कृत्रिम फाइबर आसानी से आग पकड़ लेते हैं, परंतु अग्निशमन कर्मियों की वर्दियों में अग्नि प्रतिरोधी बनाने के लिए इस पर मेलामाइन प्लास्टिक की कोटिंग की जाती है। मेलामाइन का निर्माण माइन एवं फॉर्मेलिडहाइड की बहुलीकरण के कारण के फलस्वरूप होता है। और यह एक कठोर थर्मोप्लास्टिक है। क्या है, ये एक कठोर थर्मोप्लास्टिक है। इसका उपयोग सजावटी टाइलों, खाने के बर्तनों और व्हाइट बोर्ड्स आदि के निर्माण में किया जाता है। और इस अग्नि प्रतिरोधी योजकों के रूप में पेंट, प्लास्टिक एवं कागज में भी मिश्रित किया जाता है। प्लास्टिक का आविष्कार कब किया गया, तो 1846 ईस्वी में जर्मन वैज्ञानिक क्रिश्चियन सोनवेन ने किया था। और सेल्यूलोज से बने कृत्रिम रेशे को रेयॉन कहते हैं। सेल्यूलोज से बना कृत्रिम रेशा क्या हो जाता है, रेयॉन कहलाता है। और नायलॉन मानव द्वारा संश्लिष्ट किया गया पहला रेशा है। नायलॉन क्या है, मानव के द्वारा संश्लिष्ट किया गया पहला रेशा है। चलिए आगे चलेंगे। अगला नंबर 51 नंबर क्वेश्चन है कि सभी एसिड धातुओं के साथ अभिक्रिया कर डैश उत्पन्न करता है। तो सभी एसिड धातुओं के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। सी नंबर हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस। और हाइड्रोजन आवर्त सारणी का क्या है, प्रथम तत्व है। और इसका द्रव्यमान कितना है, तो 1.008 होता है। और सूर्य एवं तारों का 3/4 भाग हाइड्रोजन का बना है। कितना, 3/4। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है। इसकी खोज कब की गई, 1766 ईस्वी में हेनरी कैडविन्स ने किया। और हाइड्रोजन सभी अम्लों का अनिवार्य अंग है। डेवी का कथन है। और नाइट्रोजन यौगिकों का नाइट्रोजन में परिवर्तन विनाइट्रीकरण कहलाता है। नाइट्रोजन यौगिकों का नाइट्रोजन में परिवर्तन हो जाएगा तो वो विनाइट्रीकरण कहलाता है। और ऑक्सीजन गैस की खोज सर्वप्रथम स्वीडन के सीले नामक वैज्ञानिक 1772 ईस्वी में किया था। कौन किया था, सीले नामक वैज्ञानिक 1772 में किया। क्लोरीन गैस फूलों का रंग उड़ाता है। क्लोरीन क्या करता है, फूलों का रंग उड़ाता है। अब अगला 52 नंबर देखिएगा। 52 नंबर है कि पदार्थ की निम्नलिखित में से किस अवस्था को बोस आइंस्टीन कंडेंसेट के नाम से जाना जाता है। 5वां अवस्था है। ये बेचारे आइंस्टीन साहब जो है बोस का नाम देते हैं। बोस साहब तो बहुत ही खोज कर लिए, लेकिन कोई भी वैज्ञानिक मानने को तैयार नहीं था। तब ये आइंस्टीन को भेजते हैं, कहते हैं कि आप थोड़ा इसको देखिए। तो वो देखते हैं, तो वो अपना नाम जोड़ देते हैं और यह मान्य हो जाता है। पदार्थ की 5 अवस्थाओं में से 5वां अवस्था बोस आइंस्टीन कंडेंसेट है। 5 अवस्थाओं में पहला अवस्था ठोस है, द्रव है, गैस है, प्लाज्मा है और बोस आइंस्टीन संघनन है। ये सारे कंडेंसेट है, संघनन है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। 5 अवस्था ठोस किसे कहते हैं, ठोस कहते हैं पदार्थ की वो अवस्था जिसका आकार एवं आयतन दोनों निश्चित होता है, वो ठोस होता है, चाहे वो कुर्सी हो या लोहा। द्रव क्या होता है, द्रव में आप वो भौतिक अवस्था जिसका आकार अनिश्चित हो, आयतन निश्चित हो। आकार क्या होगा, अनिश्चित होगा, आयतन निश्चित होगा, द्रव कहलाता है, जैसे अल्कोहल, पानी। गैस क्या होता है, तो गैस में पदार्थ की वह अवस्था, भौतिक अवस्था जिसका आकार एवं आयतन दोनों अनिश्चित होता है, गैस कहलाता है, जैसे हवा और ऑक्सीजन। कहीं भी इसको सेट कर दीजिए। और प्लाज्मा क्या है, तो ये चौथी अवस्था है। 5वां अवस्था तो बोस आइंस्टीन संघनन पदार्थ की 5वीं अवस्था है। तो ये हो गया। और संसार की सभी वस्तुएं द्रवों अर्थात पदार्थ से बनी होती है। ठीक है, चलिए अब है 53 नंबर। कार्बन के कुल कितने प्राकृतिक समस्थानिक हैं। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। ये 3 समस्थानिक होते हैं। कार्बन के कितने समस्थानिक, 3। क्या कौन कौन से होते हैं, 1 मिनट में आप देखिएगा।
जो पॉइंट है वो बहुत ही लाजवाब है। एक मिनट में हम जो है करते चले जाएंगे। चलिए सी जो पहला देखिएगा C12, ये कार्बन का 6 होता है ना, और 6C13 और 6C14, ये 3 समस्थानिक होते हैं। कार्बन के समस्थानिकों के अनुपात को मापकर प्राचीन तथा पुरातात्विक अवशेषों का आप आयु माप सकते हैं। कार्बन क्या है? एक अधातु है और इसकी परमाणु संख्या कितनी है? 6 है। और केकुले ने बताया कि कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4 होती है। और कार्बन के 2 प्रमुख रवादार अवरूप हैं। कौन है? हीरा हैं और ग्रेफाइट हैं। आपसे पूछ भी देता है अवरूप कौन होते हैं? हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के। कहीं हीरा दे देता है, कहीं ग्रेफाइट दे देता है, दोनों को याद रखना है। चलिए ये हो गया 54 नंबर क्वेश्चन। देखिएगा 54 कह रहा है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन को डैश कहा जाता है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन को एल्केन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एल्केन कहा जाता है। और संतृप्त हाइड्रोकार्बन को एल्केन या पैराफिन भी कहते हैं। इसको पैराफिन भी कहा जाता है, एल्केन या पैराफिन भी। पैराफिन एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है? अल्प क्रियाशील। और संतृप्त हाइड्रोकार्बन की क्रियाशीलता बहुत कम होती है, इसीलिए इसे पैराफिन कहा जाता है। साथ ही इसे विशेष प्रकार की गंध भी पाई जाती है। आपसे पूछ भी लेता है गंध किसमें? तो एल्केन या पैराफिन में पाया जाता है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रेणी के सदस्य का सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n+2। ठीक है। और यह जो है जहां n कार्बन की संख्या को सूचित करता है, n क्या करता है? कार्बन की संख्या को सूचित करता है। प्रथम 10 संतृप्त हाइड्रोकार्बन में कौन कौन से हैं? ध्यान से सुनिएगा, ये क्वेश्चन तो आप पढ़े भी हैं। तो क्या होता है? हाइड्रोकार्बन में 10 होते हैं हाइड्रोकार्बन। प्रथम 10 संतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन कौन से? मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन और डीकेन। एक बार पुनः पढ़ देते हैं। मीथेन है, इथेन है, प्रोपेन है, ब्यूटेन है, पेंटेन है, हेक्सेन है, हेप्टेन है, ऑक्टेन है, नोनेन है और डीकेन है। ये 10 हैं। और एल्किन या ओलेफिन तथा एल्काइन और संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। एल्किन और ये सारे के सारे जो हैं क्या हैं? और जो है और संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। चलिए अब हम आगे चलेंगे। 55 नंबर, कैल्शियम ऑक्साइड का आणविक सूत्र क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड का आणविक सूत्र होता है CaO। कैल्शियम ऑक्साइड का आणविक सूत्र क्या? CaO। इसको जो है CaO को क्विक लाइम भी कहा जाता है। और कैल्शियम ऑक्साइड उजला छिद्र युक्त ठोस पदार्थ है। यह जल के साथ तीव्र गति से प्रतिक्रिया करता है तथा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में परिणत हो जाता है। जल के साथ प्रतिक्रिया करेगा। CaO+H2O। देखिए हाथ से लिखते हैं, कलम नहीं है। आप जो है समझिएगा कि अक्षर अच्छा नहीं हो रहा है, तो ये ऐसे दिखेगा। तो Ca अभिक्रिया कर रहा है CaOH डिवाइड से 2। ठीक है, तो ये अभिक्रिया कर लेता है CaOH2। तो ये हो गया आपका उत्तर। कैल्शियम जो है अभिक्रिया करके बनाएगा तो CaOH2। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्या कहते हैं? बुझा हुआ चूना भी कहते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्या कहा जाता है? बुझा हुआ चूना भी कहा जाता है। कैल्शियम हाइड्राइड को हाइड्रोलिथ कहते हैं। क्या करते हैं? कैल्शियम हाइड्राइड जो है उसको क्या कहते हैं? हाइड्रोलिथ भी कहते हैं, हाइड्रोलिथ कहा जाता है। ये आपका 55 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब 56 पे चलिए। आप बताइएगा कि अगर डिस्कशन नहीं करेंगे तो ये भी करेंगे, ठीक है? ये वीडियो डिस्कस के साथ कर लेते हैं। अब है 56 नंबर, पाचन तंत्र का कौन सा भाग यकृत और अग्नाशय से स्राव प्राप्त होता है? पाचन का कौन सा भाग? ये होता है छोटी आंत। छोटी आंत जो होता है पाचन के लिए जो है बहुत ही, पाचन तंत्र का छोटी आंत यकृत और अग्नाशय से स्राव प्राप्त करता है। और यकृत निकलने वाला पित्त रस भोजन को छोटी आंत में क्षारीय बनाता है। यकृत से निकलने वाला पित्त रस क्या करता है? तो छोटी आंत में भोजन को क्षारीय बना देता है। अग्नाशय से पैनक्रिएटिक जूस छोटी आंत में पहुंचता है। मनुष्य की आंत की जो है लंबाई 6 से 7 मीटर होती है। और शाकाहारियों में छोटी आंत की लंबाई अपेक्षाकृत अधिक होती है, जिससे भोजन अवशोषण हेतु अपशिष्ट पृष्ठ क्षेत्र मिल सके। छोटी आंत
जो होता है 3 भागों में विभक्त होता है। एक होता है गृहिणी जिसको ड्यूनेनम कहते हैं, एक होता है अग्रक्षुद्रांत जिसको जेजुनम कहते हैं, और एक होता है क्षुद्रांत जिसको इलियम कहते हैं। बड़ी आंत में कोई एंजाइम स्राव नहीं करती है। इसके 3 भाग होते हैं। इसको एक को कहते हैं सीकम, एक को कहते हैं मलाशय, एक को कहते हैं कोलन। और पित्त आशय जो होता है, पित्ताशय नाशपाती के आकार की एक थैली होती है जिसमें यकृत से निकलने वाले पित्त जमा होते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, यकृत से क्या निकलता है? पित्ताशय। ये जो है पित्त निकलता है और पित्ताशय में जाके जमा हो जाता है। और अगला पॉइंट है कि अमाशय के ऑक्सीटिक कोशिकाओं में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है जो भोजन के साथ आए जीवाणुओं को नष्ट कर देता है। इतने सारे पॉइंट थे और यहाँ से लगभग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हो गया ये। अब जो है अमाशय वाले में था ऑक्सीटिक कोशिकाओं से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है अमाशय के, और जो भोजन के साथ जो आता है जीवाणु उसको नष्ट कर देता है। और बड़ी आंत में भी हमने पढ़ लिया कि बड़ी आंत में क्या होता है, एंजाइम स्राव नहीं होता है। इसके 3 भाग होते हैं, सीकम, मलाशय, कोलन। छोटी आंत के भी 3 भाग होते हैं, गृहिणी, अग्रक्षुद्रांत, क्षुद्रांत, जिसको इंग्लिश में ड्यूनेनम कहते हैं, जेजुनम कहते हैं और इलियम कहते हैं। और इसकी अगर कहेगा छोटी आंत की लंबाई कितना 7.5 मीटर होता है, बड़ी आंत 1.5 मीटर की होती है। और अग्नाशय में जो है, अग्नाशय से पैनक्रियाटिक जूस छोटी आंत में पहुंचता है। यकृत से निकलने वाला रस जो है, पित्त रस, भोजन को छोटी आंत में क्षारीय बना देता है। इतने सारे पॉइंट थे। अब 57 नंबर देखिएगा। 57 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग कारक इबोला रोग का कारण बनता है? इबोला जो होता है वो विषाणु होता है। क्या होता है? विषाणु कारण बनता है इबोला के लिए। देखिए, रोग कारक विषाणु जो होता है ये विषाणु से होता है, इबोला रोग का कारण होता है। इबोला नाम कैसे पड़ा? इबोला का नाम कांगो की एक सहायक नदी इबोला के ऊपर पड़ा है और यह रोग पसीने और लार से फैलता है। इसके लक्षण क्या हैं? उल्टी, दस्त, बुखार, सिर दर्द, रक्तस्राव, आंखें लाल होना, गले में कफ, ये सारे जो हैं इसके लक्षण हैं। क्वेश्चन बार बार यहाँ से पूछे जाते हैं, याद रखना है। और इसमें जो है कौन कौन से विषाणु से होने वाले बीमारी हैं, कुछ बीमारी भी दिए गए हैं, उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, एड्स हो गया, डेंगू हो गया, पोलियो हो गया और इन्फ्लुएंजा हो गया, ये सारे विषाणु से होने वाले हैं। एड्स जो होता है वो विषाणु जनित जो रोग है वो HIV से होता है, डेंगू वायरस से होता है, पोलियो से होता है, इन्फ्लुएंजा जो है मिक्सो वायरस है। मलेरिया, पायरिया, सोने की बीमारी, पेचिस एवं कालाजार, ये सारे जो हैं यादी बीमारी प्रोटोजोआ और परजीवी द्वारा होने वाला रोग है। और हैजा, टाइफाइड, प्लेग, काली खांसी और सिलफिस, ये जीवाणु द्वारा होने वाला रोग है। क्वेश्चन ऐसे करके पूछ लेता है। चलिए आगे चलेंगे। 58 नंबर क्वेश्चन है कि 58 निम्नलिखित में से कौन सी बीमारियां कवक पैदा होते? किसे? कवक, मतलब कवक के द्वारा कौन सा बीमारी पैदा होता है? तो इसमें क्या हो जाएगा? दाद हो जाएगा। दाद जो होता है वो कवक द्वारा पैदा होता है। अभी पोलियो के बारे में पढ़ा ना हमने, पोलियो के बारे में, ये क्या होगा? विषाणु होता है। और पेचिस पढ़ा, पेचिस, अतिसार, ये सब जो पढ़ा, ये सारे के सारे परजीवी प्रोटोजोआ हैं। कवक पूछ रहा है तो कवक जो है ये दाद होता है। यह रोग टाइक्रोफाइटोन नामक कवक से फैलता है। दाद किससे फैलता है? टाइकोफाइटोन नामक कवक से फैलता है। और कवक त्वचा के अंदर अपना जाल बना लेते हैं जिससे त्वचा पर लाल रंग के गोले पड़ जाते हैं। यह एक संक्रामक रोग होता है। कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं? माइकोलॉजी कहा जाता है। कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी कहा जाता है। कवक से संचित भोजन ग्लाइकोजेन के रूप में होता है। कवक से संचित भोजन किस रूप में? तो ग्लाइकोजेन के रूप में रहता है। और यहाँ पर कुछ जो है कवक संबंधित कुछ रोग भी होते हैं, जैसे कि दमा हो गया, एथली फूट हो गया, खाज हो गया, गंजापन हो गया, गन्ने का लाल रंग जो हो जाता है वो होता है। ये सारे के सारे कवक से होते हैं। और दमा जो होता है वो कौन से कवक से होते हैं? तो एस्परजिलस फ्यूमिगेट से होता है। और एथली फूट जो होता है वो टीनिया पेडिस से होता है, से होता है। खाज जो होता है, खाज एस्केरस एस्के बीज से होता है। गंजापन किससे होता है? कौन कवक से? तो टीनिया कैपिटिस से होता है। ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब जो है हम चलेंगे 59 नंबर क्वेश्चन पर। 59 नंबर देखिएगा, पृथ्वी पर मौजूद वृक्षों की सबसे पुरानी जीवित प्रजाति कौन सी है? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया। सबसे पुरानी जो है प्रजाति कौन सा है वृक्षों का? तो ब्रिस्कल कोन पाइन है। ब्रिस्कल कोन पाइन यह जो है पृथ्वी पर मौजूद सबसे पुरानी जीवित प्रजातियों में
आपको यहाँ पर मौजूद है बिस्कन कोन पाइन। बिस्कन कोन पाइन जो है पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका के शुष्क क्षेत्रों में उगता है। संसार में सबसे लंबा वृक्ष कौन सा है? सिकोया है। आपसे ये भी पूछा जाता है कि संसार का सबसे लंबा वृक्ष कौन, तो सिकोया है। और सबसे लंबी पत्ती वाला पौधा कौन है? तो विक्टोरिया रेजिया है। विक्टोरिया रेजिया सबसे लंबी पत्ती वाला पौधा। और सबसे बड़ा आवृतबीजी वृक्ष कौन है? तो यूकेलिप्टस है। और सबसे ज़्यादा गुणसूत्र वाला पौधा कौन सा है? तो ओफियोग्लोसम मतलब फर्न है। और सबसे भारी काष्ठ वाला पौधा कौन है? तो हार्डविडिया बाइकेना हार्डविडिया बाइकेना है। और सबसे हल्की काष्ठ वाला पौधा कौन है? तो वो ओक्रोमा लेगोपस है। ओक्रोमा लेगोपस है। ये सारे यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। चलिए आगे चलेंगे। जो 60 नंबर क्वेश्चन होगा कि वह पदार्थ जिससे आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली उसके विरुद्ध एंटीबॉडी का उत्पादन करता है, वह कौन सा पदार्थ है? वो है एंटीजन। एंटीजन वह पदार्थ है जिससे आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली के विरुद्ध एंटीबॉडी का जो है उत्पादन करता है। इन्हें एग्लूटिनोजेंस भी कहते हैं। एग्लूटिनोजेंस भी कहा जाता है। ये सदैव लाल रुधिर कणिकाओं की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लगे हुए पाए जाते हैं। एंटीजेंस ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं तथा ये पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होते रहता है। मस्तिष्क में एंटीजन 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है जो एंटीजन 1A और एंटीजन B। एंटीजन A और एंटीजन B। एंटीजन A और B। देखिए, रक्त समूह O को सर्वदाता रक्त समूह कहा जाता है। आपसे पूछ लेता है कि सर्वदाता कौन होता है? तो O होता है। सर्वदाता O होता है क्योंकि इसमें कोई एंटीजन नहीं होता है। यह भी पूछता है कि एंटीजन किस में नहीं पाया जाता है? O में। और यह जो है सर्वदाता इसीलिए होता है। और एक होता है रक्त समूह AB, जिसको सर्वग्राहता कहते हैं। ये क्या होता है? सर्वग्राहता रक्त समूह है क्योंकि इसमें जो है कोई एंटीबॉडी नहीं होता है। इसमें एंटीबॉडी कोई नहीं होता। सर्व कहेगा ग्राहता कौन है? तो AB है। और सर्व जो है दाता कौन है? तो O है। O क्यों है? इसमें एंटीजन नहीं है और एंटीबॉडी किस में नहीं है? तो AB में नहीं होता है। ठीक है। अब देखिए, ऊर्जा उत्पादन एवं शरीर की मरम्मत दोनों कार्यों के लिए प्रोटीन उत्तरदायी होता है। दोनों कार्य के लिए कौन? तो प्रोटीन। डेंगू ज्वर के कारण शरीर में क्या होता है? प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। डेंगू ज्वर मतलब डेंगू का बुखार अगर आया तो प्लेटलेट्स की कमी हो जाएगा। पपीता, बकरी का दूध, ये सब कहता है पीने के लिए, खाने के लिए। और जो है रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ना मधुमेह कहलाता है। अगर रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ गया तो शुगर की बीमारी हो जाएगी। क्वेश्चन कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होता है वो स्टेपीज होता है। क्या होता है? स्टेपीज होता है। और यह आपको याद होगा कि स्टेपीज मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है, कान की हड्डी होती है। और इसमें कौन कौन से हड्डी होते हैं? एक होता है मेलियस, एक होता है इनकस और एक होता है स्टेपीज। इसमें जो ये हड्डी पाई जाती है जो सबसे छोटी स्टेपीज होती है। जांघ की हड्डी सबसे बड़ी हड्डी होती है जिसको फीमर के नाम से जानते हैं। और मांसपेशी एवं अस्थि के जोड़ को क्या बोलते हैं? टेंडन कहते हैं। मांसपेशी और जो है अस्थि के जोड़ को टेंडन कहते हैं। अस्थि के जोड़ को लिगामेंट्स कहते हैं। अस्थि हड्डी को हड्डी से जोड़ता है उसको लिगामेंट्स कहते हैं। मांसपेशी और हड्डी को जोड़ेगा तो टेंडन कहलाएगा। अस्थियों में क्या होता है? ओसिन प्रोटीन पाया जाता है। हड्डी में क्या? तो ओसिन प्रोटीन पाया जाता है। अस्थि में मुख्यतः कैल्शियम तथा मैग्नीशियम फॉस्फेट अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। क्या होता है? हड्डी में क्या पाया जाता है? कैल्शियम तथा मैग्नीशियम फॉस्फेट अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। पसलियाँ जो रिब्स होती हैं को आपस में जोड़ने वाली अस्थि अस्टर्नम कहलाती है। यह वक्ष के बीचों बीच स्थित होता है। और मनुष्य में 12 जोड़ी पसलियाँ पाई जाती है। मनुष्य में कितना? तो 12 जोड़ी पसली पाया जाता है। अब देखिएगा 62 नंबर। 62 में निम्नलिखित में से किस टीम ने इंडियन सुपर लीग, अब करेंट आ गया, सुपर लीग 2019-20 जीता? कौन सा टीम है जो इंडियन सुपर लीग 2019-20 को जीता है? वो है आपका ATK फुटबॉल क्लब। ATK फुटबॉल क्लब इंडियन सुपर लीग 19-20 जीता। 63 नंबर है कि मनुष्य जाति के एक पुरुष को उनके एक्स शुक्राणु उसके जो है या उसकी डैश से प्राप्त होते हैं। एक्स कहाँ से प्राप्त होता है? तो ये जो है मनुष्य के पुरुष को उसके एक्स शुक्राणु
कहाँ प्राप्त होगा? माता से। माता में एक्स एक्स ही रहता है, क्या रहता है? माता में एक्स एक्स ही, पिता में एक्स वाई रहता है, एक्स वाई रहता है। इसमें आपको याद रखना है कि शुक्र जनन में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा 2 प्रकार के शुक्राणु बनते हैं। आधे जिसमें से 23वीं जोड़ी जो होता है, 23वां जोड़ा, वो एक्स गुणसूत्र होता है तथा 23वां जोड़ा और होता है, उसमें वाई गुणसूत्र रहता है। एक में एक्स, एक में वाई। टोटल जो होता है मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 23 दूनी 66, 23 दूनी 66 याद रखेंगे। यहाँ पर शुक्र जनन में अर्धसूत्री विभाजन 2 प्रकार के शुक्राणु बनते हैं। आधे जिसमें से 23वीं जोड़ा एक्स गुणसूत्र होता है तथा आधे में जिसमें 23वीं जोड़ा वाई गुणसूत्र होता है। और मनुष्य के गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? टोटल 46 होती है। ठीक है। और प्रत्येक संतान को समजात गुणसूत्रों की प्रत्येक जोड़ी एक गुणसूत्र अंडाणु के द्वारा माता से तथा शुक्राणु द्वारा पिता से प्राप्त होता है। अंडाणु किससे? माता से। शुक्राणु किससे? पिता से प्राप्त होता है। यदि युग्मनज में 23वीं जोड़ी, जो 23वां जोड़ा होगा, वो अगर एक्स एक्स हो जाए, 23वां जोड़ा एक्स एक्स हो जाएगा, तो इससे लड़की जो संतान क्या होगा? लड़की होगी। अगर वही युग्मनज में 23वीं जोड़ा एक्स और वाई हो जाएगा, तो वो संतान लड़का का होगा। पुरुष का गुणसूत्र संतान में लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी होता है, ना कि माता का। ये याद रखना है। मूर्ख लोग तो जानते हैं क्या से क्या कर लेते हैं। तो एक्स वाई आप अगर होगा तो वो क्या होगा? लड़का होगा। एक्स एक्स होगा तो लड़की होगी। और जो है लिंग निर्धारण किससे होता है? तो पिता से होता है। वाई किसके पास है? तो पिता के पास है। तो चलिए, ये 63 नंबर हो गया। 63 नंबर में आपका उत्तर क्या हो जाएगा? बी मात्रा। 64 नंबर क्वेश्चन की कौन सी प्रक्रिया रासायनिक ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा में बदलती है? तो शोषण बदलता है। रासायनिक ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा में बदल देता है। सांस लेने की प्रक्रिया को निःशोषण कहते हैं। सांस छोड़ने की प्रक्रिया को उच्छ्वास कहते हैं। और यहाँ से CO2 छोड़ते हैं, O2 लेते हैं। आप जानते हैं ऑक्सीजन लेते हैं, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। और शोषण गैसों का परिवहन रोधी परिसंचरण तंत्र की सहायता से होता है। अगला क्वेश्चन 65 देखिएगा। किस प्रकार के जानवरों को अंडा जानवर कहते हैं? तो अंडा देने वाला जानवर अंडादार जानवर कहा जाता है। और पंछी वर्ग के प्राणी जो होते हैं, प्राणियों नियत तापी जंतु होते हैं। और इनमें जनन छिद्र गुदा के से पृथक नहीं होता। जनन छिद्र जो होता है वो गुदा से पृथक अलग नहीं होता है। और इस वर्ग के मादा में बाईं अंडवाहिनी ज़्यादा विकसित होती है। सबसे छोटा अंडा जमैका के वर्जिन हमिंग बर्ड का होता है सबसे छोटा। अगला क्वेश्चन 66 नंबर देखेंगे कि वायुमंडल की ऊपरी परतों में ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं वाला एक अणु पाया जाता है। यह एक परत बनाता है जिसे डैश नाम से जाना जाता है। उसको ओजोन मंडल के नाम से जानते हैं। इसको ओजोन मंडल के नाम से जाना जाता है। समताप मंडल की एक महत्वपूर्ण लक्षण क्या है? यह है कि इसमें ओजोन परत का एक परत पाया जाता है। समताप मंडल में क्या होता है? तो 5 मंडल होते हैं। एक नीचे से क्षोभ होता है, तब समताप होता है, तब मध्य होता है, तब बाह्य होता है, तब बही होता है। और यहाँ पर क्वेश्चन आपसे बार-बार ये सारे पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन के कुछ यहाँ पर कुछ और पॉइंट हैं कि जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरण को अवशोषित कर लेता है कौन? तो ओजोन गैस। ये ओजोन गैस कहाँ पाया जाता है? समताप मंडल में पाया जाता है। ओजोन परत को नष्ट करने वाली गैस CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर आदि से निकलती है। कहाँ से निकलता है? एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर से CFC निकलता है। ओजोन परत को नष्ट करने वाले ये सारे कार्बन होते हैं, गैस होते हैं। और ओजोन परत में क्षरण CFC में उपस्थित सक्रिय क्लोरीन के कारण होता है। ये समझिए, ओजोन परत में क्षरण CFC में उपस्थित सक्रिय क्लोरीन के कारण होती है। ओजोन परत की मोटाई नापने में डॉप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है। ओजोन परत की मोटाई मापेंगे किससे? तो डॉप्सन इकाई से। और वायुमंडल में हाइड्रोजन एवं हीलियम गैस की प्रधानता होती है वायुमंडल में। और मध्य जो पिछला है, पिछली मंडल जो होती है, मध्य मंडल की ऊपरी परत को मध्य सीमा कहते हैं। मध्य मंडल की ऊपरी परत को क्या कहते हैं? मध्य सीमा कहते हैं। अगला क्वेश्चन अब चलिएगा, यहाँ से आपको पर्यावरण के भी क्वेश्चन बनते हैं, साथ ही साथ जो है ज्योग्राफी के क्वेश्चन बनते हैं, साथ ही साथ आपको फिजिक्स के क्वेश्चन बनते हैं। इतना सारे इससे बनता है क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी पृथ्वी की सतह के निकटतम परत है जिसमें सभी मौसमी परिवर्तन होते हैं? बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। हमने बहुत बार ये क्वेश्चन जो है क्लास के दरमियान किया है, जो कि
एनसीईआरटी और बीटीबीसी एससीईआरटी में किया है। तो सबसे कौन होता है? क्षोभ मंडल होता है। यहाँ पर सारी प्रक्रियाएँ होती हैं, मौसमी परिवर्तन यहीं पर होता है और इस परत पर ट्रोपोस्फियर के रूप में नामांकन टीज रेंज डी बोट ने किया था। इसको ट्रोपोस्फियर भी कहते हैं और इसके नामकरण जो करने वाले थे टीज रेंज डी वोट ने किया है। मौसम की प्राय जो है सभी घटनाएं, बादल, ओला, कोहरा, तुषार, मेघ गर्जन, आंधी, तूफान, विद्युत, ये सारे विद्युत प्रकाश, ये सारे के सारे जो है घटित होते हैं तो क्षोभ मंडल में होते हैं। क्षोभ मंडल धरातल के औसत लगभग जो है कितना है? तो कहीं कहीं 13 मिलेगा, कहीं कहीं 14 किलोमीटर होता है। कितना होता है? 13 या 14 किलोमीटर आपको किताब में मिलता है। ऐसे 13 हमने पढ़ा था और 13 भी बताया था और 14 देख लेंगे। तो यहाँ पर 13 मुख्य रूप से 13 होता है और क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा को क्या बोलते हैं? ट्रोपोपाज बोलते हैं, ट्रोपोपाज कहते हैं। और व्यावसायिक जेट विमान वायुमंडलीय विक्षोभ को बचने के लिए समताप मंडल में उड़ान भरता है। कहाँ जेट विमान उड़ता है? समताप मंडल में। आयन मंडल की महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या होती है? इसमें उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश एवं दक्षिण ध्रुवीय प्रकाश के होने वाली घटनाएं आयन मंडल में होता है। 68 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस खगोलीय पिंड का सेरन मतलब सेरन नामक एक प्राकृतिक उपग्रह है? वो प्लूटो है। क्या है? वो प्लूटो है। यहाँ पर डी नंबर उत्तर हो जाएगा। प्लूटो खगोलीय पिंड का सेरन नामक एक प्राकृतिक उपग्रह है और प्लूटो की खोज 1930 में क्लाइड टॉम बेग ने की थी। 2006 से पहले इस जो है 2006 से पहले तक इसे सौर मंडल का 9वां ग्रह एवं सबसे छोटा ग्रह माना जाता था, लेकिन अब हटा दिया गया है। वर्तमान में कौन कौन से हैं? सेरेस है, प्लूटो, यम और एरिस, होमिया, मैकमेक आदि को बौना ग्रह माना गया। ये सभी के सभी क्या हो गए हैं? बौना ग्रह हो गए हैं। फोबोस तथा डीमोस मंगल के 2 उपग्रह। कौन कौन से हैं मंगल के 2 उपग्रह? फोमोस और डीमोस मंगल के 2 उपग्रह हैं तथा डीमोस सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। डीमोस क्या है? सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। शनि ग्रह सबसे पहले खोजा गया उपग्रह टाइटन है। क्या होता है? शनि का सबसे पहला खोजा गया उपग्रह कौन है? टाइटन है। चलिए अब जो है हम चलेंगे 59 नंबर क्वेश्चन पर। 59 तो नहीं, 69 नंबर क्वेश्चन पे। 59 तो कब का हो गया? 69 नंबर देखिएगा कि वनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इसमें असत्य कथन खोजना है तो इसमें बी नंबर जो है असत्य है। तो किसी वन में झाड़ियाँ वनस्पति की सबसे निचली परत बनाती है। किसी वन में झाड़ियाँ जो है वनस्पति की सबसे निचली परत बनाती है, ये आपका कथन असत्य है। वनों के संबंध में किसी वन में झाड़ियाँ वनस्पति की सबसे निचली परत नहीं बनाता, ये कथन असत्य है। देखिए, पर्यावरण की दृष्टि से 33% भूभाग पर क्या होना चाहिए? वन होना चाहिए। विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता विषुवत क्षेत्र में पाया जाता है। वन भारत में जो है वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार कितना है? तो टोटल भारत में वन का क्षेत्रफल के हिसाब से 24.62% टोटल है। 62% है। भारत में सर्वाधिक वनों का प्रतिशत मिजोरम राज्य में है 85.53%। भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर वनों का विस्तार जो है मध्य प्रदेश राज्य में है। करंट अफेयर्स से ये पूछा जा सकता है। अब 70 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य 6 डैश का प्रयास करता है। ये किसका प्रयास करता है? तो ये प्रयास करता है सभी के लिए पानी और स्वच्छता की उपलब्धता और टिकाऊ प्रबंध सुनिश्चित करना, यही प्रयास करता है। संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य सभी के लिए पानी और स्वच्छता की उपलब्धता और टिकाऊ प्रबंध सुनिश्चित करते हैं और संयुक्त राष्ट्र महासभा की 70वीं बैठक 2015 में की गई थी, जिसमें 17 सतत विकास लक्ष्य रखा गया। संयुक्त राष्ट्र के 17 सतत विकास लक्ष्यों को 2030 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। 71 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे कि एग्राफिया क्या होता है? तो एग्राफिया होता है लिखने की क्षमता की हानि। एग्राफिया ग्राफ है तो ग्राफ में लिखने की क्षमता की हानि होती है। और डिसलेक्सिया में क्या होता है? वाक क्षमता संबंधी विकार होता है। और विजुअल जो है परसेप्शन डिसऑर्डर प्रत्यक्ष क्षमता संबंधी विकार होता है। और डिस्प्रेक्सिया जो होता है वो लेखन एवं चित्रांकन संबंधी विकार होता है। और डिसऑर्थोग्राफिया जो होता है वो वर्तनी संबंधी विकार होता है। ये सारे क्वेश्चन आपको हमने बता दिए। चलिए आगे देखेंगे 72 नंबर कि 2 वस्तुओं का समान द्रव्यमान कहलाता है यदि उसका डैश समान हो। अगर 2 वस्तु का जो है
समान द्रव्यमान कहलाता है यदि उसका समान जड़त्व होता है, उसका समान क्या हो, जड़त्व समान हो। देखिए जड़त्व किसी वस्तु या आंतरिक गुण जिसके कारण वस्तु अपनी अवस्था को बनाए रखता है, अपनी अवस्था को वो बनाना चाहता है। ट्रक आप जो है बस पर चढ़ते हैं तो क्या हो, आगे धक्का पीछे धक्का, जो आगे ब्रेक मारता है तो आप डायरेक्ट आगे जाते हैं। ये जड़त्व मतलब अपने स्थान को छोड़ नहीं रहे हैं, इसलिए वो आप आगे जा रहे हैं, तो ये जड़त्व के कारण ही होता है, ठीक है। और जड़त्व जो है, जड़त्व 3 प्रकार के होते हैं, विराम का जड़त्व, गति का जड़त्व और दिशा का जड़त्व। विराम आप हैं, स्थिर हैं, गति करेंगे, दिशा का भी। वस्तु जितना स्थान घेरता है उसे उस वस्तु का आयतन कहते हैं। जिस मतलब जितना वो स्थान घेरेगा उस स्थान को हम क्या कहते हैं, आयतन कहते हैं। और घनत्व वस्तु के द्रव्यमान तथा आयतन का अनुपात होता है। क्या होता है, घनत्व वस्तु के द्रव्यमान तथा आयतन का अनुपात होता है। घनत्व बराबर द्रव्यमान बाय आयतन, घनत्व बराबर द्रव्यमान बाय आयतन। और इसको किलोग्राम मीटर क्यूब के से भी आप डिनोट करते हैं। चलिए आगे देखेंगे 73 नंबर। 73 नंबर है कि स्वच्छ विकास तंत्र कार्यक्रम का उपयोग डैश को कम करने के लिए किया जाता है। तो ये किया जाता है ग्रीन हाउस उत्सर्जन को कम करने के लिए किया जाता है। स्वच्छ विकास तंत्र कार्यक्रम का उपयोग ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए किया जाता है। और स्वच्छ विकास तंत्र क्योटो प्रोटोकॉल द्वारा जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के लिए परिभाषित एक व्यवस्था है। स्वच्छ विकास तंत्र वैश्विक कार्बन बाजार के एक महत्वपूर्ण हिस्से को प्रदर्शित करता है। क्योटो प्रोटोकॉल में 6 ग्रीन हाउस गैस को शामिल किया गया है। पहला कौन कौन है, तो पहला है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड CO2, मीथेन CH4, नाइट्रस ऑक्साइड N2O, सल्फर हेक्सा फ्लोराइड SF6, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन HFC और पर फ्लोरोकार्बन ये PFCS, ये 6 हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे 74 नंबर कि इनमें से किस जीव के दांत नहीं होते हैं, किसके दांत नहीं होते हैं, तो दांत नहीं होता है कछुआ का, कछुआ का दांत नहीं होता है। घोड़ा, कुत्ता, सुअर सभी के दांत होते हैं। कछुआ क्या है, तो सरीसृप वर्ग में आता है। कछुआ अपने आप को कैल्शियम कार्बोनेट के आवरण से ढके हुए रहता है। क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया। कछुआ का जीवन काल 80 से 150 वर्ष तक होता है। मनुष्य में टोटल कितने दांत होते हैं, 32 दांत होते हैं। दांत का ऊपरी परत क्या होता है, चमकीला होता है, इसे एनामेल कहते हैं। दांत जो है कितना होता है, तो 32 होता है, ठीक है। चलिए आगे चलेंगे। भोपाल, देखिए बहुत बार आपको ये तो क्वेश्चन आपको आना चाहिए, बिना जो है ऑप्शन को देखे हुए भी आप बता सकते हैं कि हाँ इसका क्वेश्चन ये हो जाएगा। भोपाल जो है त्रासदी के दौरान कौन सा गैस रिसाव हुआ था, तो भोपाल गैस त्रासदी के दौरान मिथाइल आइसोसाइनाइड का रिसाव हुआ था। ये तो आपको याद ही होगा, मिथाइल आइसोसाइनाइड का रिसाव C नंबर इसमें उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इसमें देखिए कब हुआ था ये भी आपको पता होगा कि 2 से 3 दिसंबर 1984 को भोपाल गैस त्रासदी हुआ था। मिसाइल आइसोसाइनाइड का सूत्र भी पूछ देगा तो CH3NC। और भोपाल गैस त्रासदी के समय यूनियन कार्बाइड कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष वॉरेन एडरसन था। कौन था, यूनियन कार्बाइड कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष वॉरेन एडरसन था। चलिए 75 हो गया। अब चलेंगे अगले नंबर क्वेश्चन पर। 84 में हुआ, ये भी पूछ देता है कि भोपाल त्रासदी कब हुआ था, तो 1984 में। अगला क्वेश्चन है कि जब इंदिरा गांधी मरी थी। अगला है कि शाहजहां के शासनकाल में कौन सा विदेशी यात्री भारत आया था। बहुत बार हम क्वेश्चन तो ये हम करवा ही दिए हैं आपको। और यह कौन था, भारत आने वाला जो था वो था मनुची। ये जो है शाहजहां के शासनकाल में मनुची भारत आया था। मनुची जो था वह दारा सिकोह के सेना में दोपची था। क्या था, दारा सिकोह की सेना में दोपची था। और इसके अतिरिक्त भी जो है मनुची औरंगजेब, शाह आलम, जय सिंह आदि के यहाँ भी अपनी सेवाएं दी थी। और इसके द्वारा लिखित जो है यात्रा वृत्तांत का नाम एस्टारियो द मोगोर है, एस्टारिया द मोगोर है। और विलियम हॉकिंस अगस्त 1608 ईस्वी में सूरत विलियम हॉकिंस जो है 1608 ईस्वी में सूरत आया और अप्रैल 1609 में जहांगीर से मिलने दरबार में आया। कब आया, तो अप्रैल
1609 में आया, 1608 में सूरत में हॉकिंस। टॉमस रो जो है 1665 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में आया था। टॉमस रो 1615 ईस्वी में 1615 ईस्वी में जो है जहांगीर के दरबार में आया था। और हॉकिंस और टॉमस रो सम्राट जेम्स प्रथम का व्यापारिक दूत बनकर भारत आया था। कौन? तो हॉकिंस और टॉमस रो सम्राट जेम्स प्रथम का व्यापारिक दूत बनकर भारत आया था। इब्न बतूता मोरक्को, जिसको मराकेश के निवासी भी कहते हैं, मोरक्को या मराकेश, इब्न बतूता जो है यह मोरक्को का इब्न बतूता बगले मिजूता करके कुछ कहानी है, आप कविता भी सुनते हैं। तो ये जो है इब्न बतूता कहाँ का था? मोरक्को का निवासी था। अगला है 77 नंबर की, भारतीय सिविल सेवा किस गवर्नर जनरल वायसराय के शासनकाल में आरंभ की गई? वो तो कॉर्नवालिस था। कौन था? कॉर्नवालिस था। भारतीय सिविल सेवा लॉर्ड कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल के शासनकाल में आरंभ किया गया था। सिविल सेवा के जनक कहे जाने वाले कॉर्नवालिस हैं। अस्थायी बंदोबस्त 23 जनवरी अस्थायी बंदोबस्त जो है 23 मार्च 1793 ईस्वी में बंगाल, बिहार, उड़ीसा में लागू किया गया था। कब? तो 23 मार्च 1793 ईस्वी में बंगाल, बिहार और उड़ीसा में लागू किया गया था। लॉर्ड डलहौजी के काल में हड़प नीति चलाया गया था। कर्जन की तुलना गोरखे ने औरंगजेब से किया था। कर्जन की तुलना किससे किया था? औरंगजेब से किया था। विलियम बेंटिक ने भारत में सती प्रथा को समाप्त किया था। बेंटिक ने सती प्रथा को समाप्त करने वाला कहा जाता है। और अंग्रेजी शिक्षा के जनक कौन होते हैं? लॉर्ड मैकाले कहे जाते हैं। भारत का प्रथम ICS अधिकारी कौन थे? तो सत्येंद्रनाथ टैगोर थे 1864 ईस्वी में। सत्येंद्रनाथ टैगोर 1864। इतने सारे क्वेश्चन थे और सब क्वेश्चन पूछे गए क्वेश्चन थे। 78 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पर विचार करिए। बाजार, ऋणदाता, ट्रेजरी बिल, RBI को निर्गमित विशेष विभूतियां और इनमें से कौन सा आंतरिक ऋण के घटक है? ये आंतरिक ऋण के घटक के बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसमें 1, 2 और 3 तीनों के तीनों हैं। देखिएगा क्यों है। तो केंद्र सरकार के आंतरिक ऋण के अंतर्गत जो है बाजार उधारी, राज्य सरकारों, व्यापारिक बैंकों तथा अन्य संस्थाओं को सरकार द्वारा निर्गमित ट्रेजरी बिल्स, RBI को निर्गमित विशिष्ट प्रतिभूतियां और क्षतिपूरक बॉन्ड सम्मिलित होते हैं। वित्तीय बाजार का वह अंग जहां से शेयर, प्रतिभूति, बॉन्ड, डिबेंचर और म्यूचुअल फंड आदि के माध्यमों द्वारा दीर्घावधिक पूंजी की व्यवस्था की जाती है, उसे प्रतिभूति बाजार कहते हैं। प्रतिभूति बाजार को पूंजी बाजार का एक अंग है ये। और प्रत्येक प्रतिभूति बाजार में पूंजी की उगाही करने के 2 पूरक बाजार होते हैं। एक होता है प्राथमिक बाजार और एक होता है द्वितीयक बाजार। इसलिए ये दोनों तीनों हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन जो होगा 79, पशु और पौधों की जाति में सबसे बड़ी विविधता कहाँ पाई जाती है? पशु और पौधों की जाति में सबसे बड़ी विविधता कहाँ पाया जाता है? तो ये पाया जाता है उष्णकटिबंधीय आर्द्र वनों में। उष्णकटिबंधीय आर्द्र वनों में ये विविधता सबसे ज़्यादा पाई जाती है। उष्णकटिबंधीय आर्द्र या सदाबहार वन भी कहते हैं वैसा प्रदेश जहाँ तापमान 24 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होती है और वर्षा 200 सेंटीमीटर से सबसे अधिक होती है या उससे अधिक होती है। आर्द्रता 70% होता है। वृक्ष की ऊंचाई 40 से 50 मीटर तक होती है। और इस वन के प्रमुख जो है वृक्ष कौन है? रबर है, महोगनी है, नारियल, बांस, सिनकोना, आयरनवुड, ये सारे होते हैं। जैव विविधता सर्वाधिक विषुवतीय प्रदेश में पाई जाती है और जैव विविधता सर्वाधिक ब्राजील में पाया जाता है। जैव विविधता न्यूनतम ध्रुवीय प्रदेशों में पाया जाता है। 80 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई? सबसे पहले देखिए, अब ये जो है तारीख याद रखिएगा तब याद हो जाएगा। अब तारीख, इसका जो है डेट, काल आपको याद रखना है। देखिए सबसे पहले जो होता है आंग्ल प्रथम जो है युद्ध होता है, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध जो है, एंग्लो सिख युद्ध सबसे पहले 1845-46। और दूसरा आता है संथाल। संथाल कब होता है? संथाल होता है 1855-56। और लॉर्ड लिटन द्वारा दिल्ली दरबार जो होता है वो होता है 1 जनवरी 1 जनवरी
1877 को। और इल्बर्ट बिल कब विवाद होता है तो 1884 को। इल्बर्ट बिल विवाद होता है 1884, ऐसे कर लीजिए। और एल्गो सिख जो है, एल्गो सिख युद्ध जो होता है 1845-46 को। संथाल 1855-56 को 56, और ये होता है 1877 को। तो मिल गया 1845 संथाल, सॉरी 1800 जो है 45 हो गया प्रथम आंग्ल सिख युद्ध। संथाल 1855-56। लिटन का जो है दिल्ली दरबार द्वारा लॉर्ड लिटन द्वारा दिल्ली दरबार जो है 1877 को। इल्बर्ट बिल 1884 को। टोटल 80 क्वेश्चन यहाँ पर हमने कर लिए हैं। अब जो है इसका दूसरा पार्ट करेंगे। ये 1 घंटा का वीडियो लगभग हो गया होगा, तो जो है हम दूसरा पार्ट में इसका करेंगे 40 क्वेश्चन। ठीक है, मिलिए अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।